गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया भाई। नितिन सर, कल की क्लास का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ, बच्चे पता सुनाने लग गए। टेलीग्राम पे भेज रखा है सर, मैं तुरंत भेज देता हूँ। सत्यम, जैसे मेरी क्लास 3 बजे ख़त्म होगी ना, मतलब ये 1 बजे 3 बजे जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, ये तेरी जिम्मेदारी है कि सारी पीडीएफ चेक करेगा। मैं याद रहे ना रहे, इनको याद ना रहे ना रहे, शाम को जाते नहीं, क्लास ख़त्म होते ही। ठीक है? अगर पीडीएफ अपलोड नहीं मिली तो तेरी सैलरी काट दूंगा। आ जाओ भाई। गुड आफ्टरनून सारे बच्चों को, गुड आफ्टरनून। भाई क्या होता है कि कभी कभी पीडीएफ अपलोड करने में ये जो टेक्निकल टीम कहें या जो मेरी इंग्लिश की टीम कहें, ये लोग गड़बड़ कर देते हैं। मैं इनको धमकी पूरी पूरी देता हूँ, लेकिन यार मेरी धमकी को कोई सीरियसली लेता नहीं। मेरे को थोड़ा सा हल्के में ले जाते हैं बच्चे। इनको थोड़ा सा ना डोज देनी पड़ेगी एक दिन। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और एक बार ज़रूर बताइएगा कि क्लास पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये रिव्यू आपका बहुत ज़रूरी रहता है। आपको कल हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन मार देता हूँ। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जब कोई एक्शन रिफ्लेक्ट होकर खुद पे आ जाता है। जब किसी एक्शन को खुद पे ही रिफ्लेक्शन दिखता है, वही रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आपका कहलाता है। ठीक है? तो ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, ये बात आपको बताई गई थी। ठीक है? कल एक एग्जाम्पल आपको जो मैंने छुड़वा दिया था, वो दरअसल ये वाला एग्जाम्पल था। तो इस स्लाइड के बाकी सारे एग्जाम्पल्स हटा के एक बार इसी वाले को डिस्कस करेंगे। चौथे नंबर का जो एग्जाम्पल है, देखो भाई, ये जो आपकी वर्ब है अवेल, भाई इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है? एसएससी ने इस पर भर भर के क्वेश्चन पूछ रखा है, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। ठीक है? तो अवेल वर्ब पे बहुत क्वेश्चन आया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत आप लोगों को है। यू शुड अवेल सच अपॉर्चुनिटीज, यू शुड अवेल सच अपॉर्चुनिटीज। देखिएगा भाई, जैसे ही आपको ये अवेल वर्ब दिखाई देती है, अवेल, ठीक है, अवेल का मतलब होता है किसी चीज का फायदा उठाना, किसी चीज का बेसिकली फायदा उठाना। किसी फायदा नेगेटिव सेंस में नहीं, यानी कि किसी भी चीज को जैसे हम ग्रैब कर लिया ना, अवेल कर लिया, यानी कि हमने कोई अपॉर्चुनिटी जो थी उसका फायदा उठा लिया, हमें उसका फायदा हुआ। ठीक है? आ जाओ भाई। तो अवेल, ये जो अवेल वर्ब है, इसके साथ में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अवेल के साथ में आपको हमेशा एक बहुत बेसिक सी बात याद रखनी है कि अवेल के बाद में एक तो ऑफ प्रेपोजिशन आएगी। ठीक है? और दूसरा, इस ऑफ प्रेपोजिशन से पहले आपका क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो योर सेल्फ आपको यूज करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज। ठीक है? तो आप इस तरीके से इसको लिखोगे। सो ये जो अवेल वर्ब है, तो इसके साथ में फिक्स स्ट्रक्चर है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना आपको। अवेल प्लस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस में ऑफ, और प्लस में फिर इस ऑफ का ऑब्जेक्ट। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ठीक है? बढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बेसिक बेसिक होते हैं। आपको प्रीवियस ईयर की सीट में ये सारे क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ में एक दो क्वेश्चन आपको क्लास में भी करा देता हूँ। माई सिस्टर एंड माई सेल्फ, बेटा माई सेल्फ यहाँ पे क्यों लिखोगे? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत है। तो माई सिस्टर एंड आई, माई सिस्टर एंड आई लिखना पड़ेगा, ना कि माई सेल्फ, क्योंकि माई सेल्फ आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। जितने भी आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं वो सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं। किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है, बहुत सिंपल बात।
तो आई आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन जो आपका था ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के बहुत क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं, बहुत क्वेश्चन आपको मतलब बहुत सारे ही पूछे हैं। अब भाई देखो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो क्या ध्यान रखना है, एसएससी ने एक बार एक एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ एक बार पूछा है, लेकिन फिर भी क्योंकि भाई एक एक नंबर की कीमत है, एक नंबर छोड़िए 0.25 की भी वैल्यू होती है, आधे नंबर की भी वैल्यू होती है, तो भाई एक क्वेश्चन तो कई सारे नंबर आपके लिए ला सकता है। लगभग अगर मेंस की बात करें तो 3 नंबर और प्री में आपके 2 नंबर, तो एक क्वेश्चन गलत हम करने का रिस्क ले ही नहीं सकते। तो बेशक एक बार पूछा गया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है तो ये आपको समझ आना चाहिए। पहली बात आपको क्या याद रखनी है भाई, जैसे ये आपको दिख रहा है ना वर्ब कीप, भाई कीप वर्ब के साथ में आपको कभी भी रिफ्लेक्सिव को यूज नहीं करना है। दूसरी आप ये कह सकते हैं, जब भी आप किसी चीज को लेके ये कहना चाहें कि मेरे पास में एक पेन है, ठीक है, मैं अपने साथ एक पेन रखता हूं, या मेरे पीछे, यानी कि देखो जब भी आप बताना चाहें किसी पजेशन के बारे में, ठीक है, पजेशन का मतलब है आपके पास में क्या है और क्या नहीं है, आप किसी पजेशन की बात करें या फिर आप किसी लोकेशन की, अगर आप किसी चीज का प्लेस बताना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी चीज का प्लेस बताना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। कब कब भाई, पोजेशन के केस में और प्लेस के केस में नो रिफ्लेक्सिव। बाकी ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे केस में जो आपकी वर्ब है वो कौन सी आती है, कीप वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या तो कीप वर्ब से याद रख लीजिए या फिर ऐसे याद रख लीजिए कि पोजेशन की बात करें या आपके प्लेस की बात करें, हम रिफ्लेक्सिव यूज नहीं करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखेंगे इस स्लाइड का, तो आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग समझ मतलब बनेगी आपकी। देखिए पहला आप कह सकते हैं, ही कीप्स दिस बुक विथ हिमसेल्फ, वह ये किताब अपने साथ रखता है। बेटा यहां पर रखने का सेंस आ रहा है, रखने का सेंस यानी कि पजेशन का सेंस। पजेशन का मतलब समझते हैं, रखना, कोई भी चीज को रखना। तो रखने के सेंस में कभी भी आपको रिफ्लेक्सिव को नहीं यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है भाई। क्या यूज करेंगे, विथ हिम लिखना पड़ेगा, ना कि हिमसेल्फ, ठीक है। अगला देखेंगे, पिछले 2 महीने में जितनी बार मेरी तबीयत खराब हुई है ना, उतनी पिछले 4 साल में नहीं हुई होगी। द रीजन इज, ना टाइम से सोना, ना टाइम से खाना पीना, कोई काम, एक सिंगल काम ऐसा नहीं है जो टाइम से हो रहा हो, सिर्फ और सिर्फ ये कंटेंट, काम, किताब, घर पे जाके डेली डांट पड़ती है कि अगर खुद की सेहत का ही ध्यान नहीं रख सकते हैं तो क्या करना है पढ़ा के, क्या करना है किसी चीज़ से। बहुत डांट भी पड़ती है, बट जब स्टूडेंट्स का देखते हैं कि यार अगर हमने फीस ली है किसी से, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको बेस्ट कंटेंट दिया जाए। उस चक्कर में सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पा रहा। आज सुबह से 2 डोलो 650 खा के अब क्लास ले रहा हूँ। पहले ऑफलाइन से पहले एक गोली खाई थी, अभी क्लास में आने से जस्ट पहले एक टैबलेट खा के आया हूँ। आप शायद यकीन ना करें, ये जो मेरी उंगली दिख रही है, ये जो फर्स्ट ये है फिंगर, ये आपको टेढ़ी सी दिख रही होगी। जैसे ये उंगली देखिए एकदम सीधी है, ये टेढ़ी दिख रही है और ऐसे रखने में हिल भी रही है। पता है इसमें फ्रैक्चर हो रखा है, और इस फ्रैक्चर को हुए यकीनन ये फरवरी की बात है, फरवरी में ये फ्रैक्चर मेरी उंगली में हुआ था। मुझे अभी श्योर भी नहीं हूँ कि सच में इसमें फ्रैक्चर है या नहीं है, लेकिन अब तक मेरे पास में इतना टाइम मुझे नहीं मिला कि मैं डॉक्टर के पास जाके एक बार इसका एक्सरा करा के और इस पर कुछ प्लास्टर वगैरह करवा लूँ। ये उंगली ठीक ही नहीं हो पा रही है, इसमें एक साइड में इतना मोटा सा पता नहीं कुछ निकल गया है, हड्डी दिख रही है मुझे, जनरली ऐसी इस वाली उंगली में नहीं है, इसमें निकल गई है। लेकिन समय का इतना ज़्यादा अभाव है कि मैं इस उंगली को नहीं दिखा पा रहा हूँ। और इस उंगली की ऐसी हालत है, रात को सोते टाइम ऐसे हुआ, उंगली जैसे नीचे आती है दर्द, पूरी रात में कम से कम 5 बार इस उंगली के चक्कर में मैं जग जाता हूँ। तो इस तरीके की लाइफ हो रखी है। बस एक बार ये कॉम्प्रिहेंशन वाली बुक कंप्लीट हो जाए, जैसे ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, सबसे पहले इस उंगली पे प्लास्टर चढ़वाऊंगा, क्योंकि इस उंगली ने जीना हराम कर रखा है मेरा। बहुत मेहनत लगती है यार कभी कभी लाइफ को, अगर आपको अपने आप को चमकाना है ना, तो आपको सारी चीज़ें भूलनी पड़ती हैं ज़िंदगी में। हमेशा जब खुद को चमकाने की बारी आती है तो सब कुछ भूलना पड़ता है, और मेरी लाइफ का वही फेज़ है अभी।
वो कहते हैं ना कि पहले लोग आपको इग्नोर मारते हैं, फिर लोग आप पे हंसते हैं, उसके बाद में लोग आपसे लड़ते हैं, फिर आप जाके जीतते हैं। तो हमारी लाइफ में भी वही फेज़ है जहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, एक दिन हमें भी जीतना है, चमकना हमें भी है। चमकने के लिए हीरो को बहुत बार घिसना पड़ता है, और वो घिसने का टाइम चल रहा है। इस उंगली की वजह से मेरे इतने सारे, मतलब बहुत कम इस हाथ को यूज़ कर पाता हूँ मैं, लेकिन क्योंकि सारी बुक मैंने अपने हाथ से लिखी है तो मैं जा ही नहीं पा रहा डॉक्टर के पास। आगे देखेंगे, आई केप्ट द डॉग बिहाइंड माई सेल्फ। देखो भाई, बिहाइंड भी प्लेस की बात करता है, बिहाइंड का मतलब है पीछे, और हम कह रहे हैं कोई चीज पीछे है तो उसकी प्लेस की बता रहे हैं। और अगर बेटा प्लेस बता रहे हैं तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, क्या लिखना पड़ेगा, मी लिखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे माई लिख रहे थे, बेटा पजेशन नहीं है जो माई लिखोगे, और माई तो डिटर्मिनर होता है, मी लिखना पड़ेगा बेटा। ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आया करता है, ना कि कोई पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव नहीं आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं किसके बाद में भाई, प्रेपोजिशन के बाद में। ठीक है, आगे देखेंगे, ऑलवेज कीप अ पेन विथ यू। बेटा मैंने कहा हमेशा एक पेन अपने साथ रखो। अब क्योंकि यहाँ पे पजेशन की बात कर रहे हैं, अगर पजेशन की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, इसीलिए ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, आई सॉल्व्ड माई सेल्फ ऑल द क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई कि ये सही है या गलत। देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखेंगे, मैंने कहा था कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बात को बड़े गौर से समझने की जरूरत है भाई, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो बेसिकली अपने आप में किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें तब लगाना होता है जब सेंटेंस में कोई और ऑब्जेक्ट ना हो, मतलब किसी वर्ब का अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव हम लगा देंगे। ऐसे केस में आप देखेंगे, आई सब्जेक्ट है, उसके बाद में सॉल्व्ड आपकी वर्ब है। बेटा सब्जेक्ट है, वर्ब है, आपने क्या सॉल्व किया, आपने खुद को सॉल्व किया या फिर आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो आप कहोगे कि सर ये ऑब्जेक्ट है। बेटा अगर एक ऑब्जेक्ट पहले से दे रखा है तो माई सेल्फ को अननेसेसरीली आपको यूज नहीं करना है। इस चीज पे एरर क्यों आ जाता है, क्योंकि ये एक इम्फेटिक प्रोनाउन के तरीके से भी आते हैं। तो एक बार आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं इम्फेटिक प्रोनाउन का, कि बेसिकली इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन का क्या मतलब है। ठीक है, देखो भाई, सबसे बहुत आसान तरीके से चीजों को समझना, इम्फेटिक 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 शब्द अपने आप में बार बार कह रहा है कि भाई इम्फेसाइज कर, इम्फेसाइज कर। और जब हम किसी चीज पे इम्फेसाइज करते हैं, जब हम किसी चीज पे फोकस करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम इम्फेसाइज कर रहे हैं, हम किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, हम किसी चीज पे स्ट्रेस डाल रहे हैं, हम किसी चीज को जोर डाल के कहना चाहते हैं। जब हम किसी चीज को जोर डाल के ये कहना चाहें कि हमने किया है, हमने खुद से किया है, तो हम इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब भाई इम्फेटिक की जो फॉर्म होती है वो सेम होती है, यानी कि जैसे मैंने कहा कि आई के लिए रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होता है, भाई जो रिफ्लेक्सिव होता है वही इम्फेटिक होता है, बस इनका फंक्शन अलग होता है, फंक्शन अलग होता है। ठीक है, तो ये तो सेम रहते हैं, अगर फॉर्म देखेंगे तो सेम रहती है लेकिन फंक्शन अलग होते हैं। तो हम यहां पे ऐसे करके लिख देते हैं, फॉर्म्स of reflexive and emphatic pronouns are same, उनकी फॉर्म सेम रहती है। ठीक है, यूसेज, यूसेज का मतलब होता है बेटा उसके प्रयोग, यानी कि प्रयोग जो होते हैं आर डिफरेंट, यानी कि उसके जो प्रयोग हैं वो आपके अलग अलग पाए जाते हैं। तो यूसेज सेम नहीं होते हैं, प्रयोग अलग अलग, मतलब यूसेज का मतलब प्रयोग अलग होते हैं और फॉर्म्स सेम होती हैं। यानी रिफ्लेक्सिव को भी हम माई सेल्फ ही लिखते हैं और एम्फेटिक को भी। अब क्या अलग अलग होते हैं ये समझ लेते हैं। तो मैंने ये बात यहाँ पे लिख रखी है, इनको हम सेंटेंस में यूज करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए। इम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की फॉर्म सेम होती है लेकिन इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, फंक्शन अलग होते हैं और उसके
जो फॉर्म है वो सेम रहती है। इसको भाई किस तरीके से यूज किया जाता है इस बात पे एक बार हम चर्चा करना चाहेंगे, जिक्र करना चाहेंगे इस बात का। ठीक है, एक बार देखिएगा भाई कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, समझने का प्रयत्न कीजिएगा दोस्त, बहुत जरूरी बात है। देखो भाई, अगर हमें रिफ्लेक्सिव की बात करनी है, ठीक है भाई, मैं अंतर बता रहा हूं दोनों में। रिफ्लेक्सिव की बात अगर हमें करनी है तो अभी बताया था कि रिफ्लेक्सिव कहां पे आते हैं, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट आता है। और भाई ऑब्जेक्ट कहां पे आता है, ऑब्जेक्ट आता है आपका या तो वर्ब के बाद में। भाई ऑब्जेक्ट कहां आता है, आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद में, या फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है आपका प्रेपोजिशन के बाद। तो हम लिख सकते हैं आफ्टर द प्रेपोजिशन। ठीक है, सो प्रेपोजिशन या फिर वर्ब के बाद आते हैं। लेकिन बेटा जो इम्फेटिक होते हैं, ठीक है, जो इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, इसको हम कहां यूज करते हैं। बेटा ये पहली बात यह है कि ये किसी का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। ध्यान देंगे भाई, ना तो ये सब्जेक्ट होते हैं, ना ही ये ऑब्जेक्ट होते हैं, ना ही ये पजेशन दिखाते हैं। फिर ये क्या काम करते हैं, अगर ये तीनों ही काम नहीं कर पा रहे हैं, ये भाई एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, ये एम्फेसाइज करते हैं। अब पहली बात तो ये कि इसका फंक्शन जान लिया कि इसका काम है एम्फेसाइज करना। किस चीज को, इसको कहां यूज करते हैं, इसको अगर हम पोजीशन की बात करें इसकी, कि इसको कहां पे यूज किया जाता है भाई, तो सुनिएगा, इसकी पोजीशन होती है आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, आफ्टर द सब्जेक्ट, या फिर एट द एंड, या फिर सेंटेंस के लास्ट में। या तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में या फिर सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, तो इसको हम दो जगह पे यूज कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं भाई। जैसे कि मैंने लिखा आई माई सेल्फ सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। आई माई सेल्फ सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। दूसरा हमने लिखा, पहला सेंटेंस था, दूसरा सेंटेंस हमने लिखा दे themselves cut the tree। और एक मैंने लिखा दे कट themselves। I hurt myself। बेटा ये चार सेंटेंस आपके सामने हैं। इन चारों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहचान के आपको बताना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा एम्फेटिक है। आपको ये सेल्फ और सेल्फ्स तो दिखाई दे रहे होंगे, तो ये आपके रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक हो गए। इनको पहचानना तो बहुत आसान है। अब आपको ये बताना है कि कौन से सेंटेंस में हमने रिफ्लेक्सिव लगाया है और कौन से में एम्फेटिक लगाया है। जल्दी से आंसर कीजिएगा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे भाई। देखो भाई, पहला सेंटेंस देखते हैं, आई सॉल्व्ड। सॉल्व अब आपकी वर्ब है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है। बेटा आप सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है, पहले नहीं। इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूँ ये ऑब्जेक्ट नहीं है। बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा है, इम्फेटिक। कौन सा हो गया भाई, इम्फेटिक हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे, दे कट, उन्होंने काटा, किसको भाई, द ट्री। तो ये तो ऑब्जेक्ट है। बेटा अगर ऑब्जेक्ट पहले से गिवन है, इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सा हो गया भाई, इम्फेटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे कट। बेटा कट वर्ब है, किसको काटा, बेटा खुद को ही काट लिया। अब की बार कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो बेटा ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, इम्फेटिक नहीं। नेक्स्ट देखेंगे,
आई हर्ट डैश। बेटा जैसे मैंने देखा आई हर्ट, किसको हर्ट किया बेटा, खुद को ही हर्ट कर लिया, तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या कहलाएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक प्रोनाउन में ये बेसिक सा डिफरेंस होता है, ये अंतर होता है। आई होप आप लोगों को मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एम्फेटिक में और रिफ्लेक्सिव में ये फर्क होता है। यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि देखो भाई, एक बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा दोस्त, है ना, बहुत प्यारी सी बात बताऊंगा, समझ गए तो मजा आ जाएगा एकदम। देखो, अगर मैं यहां से इस माई सेल्फ को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, ये मैंने माई सेल्फ यहां से उठाया और इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, और ये क्वेश्चन सिर्फ इतना मेरे सामने रह गया, ये क्वेश्चन ऐसे रह गया, आई सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। क्या ये क्वेश्चन गलत है? तो ये क्वेश्चन आप कहोगे कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन एक बात पर और ध्यान दीजिएगा। बात दरअसल ये है कि ये जो है माई सेल्फ, मैंने अब की बार इसको उठाया और साइड रख दिया। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन सही है, आई हर्ट? बेटा आई हर्ट किसको? नहीं है सही, गलत है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव को लगाना, अगर कहीं पर रिफ्लेक्सिव आता है तो उसको लगाना जरूरी है। इसीलिए ये सेंटेंस अब आप कहोगे कि सर ये तो हो गया गलत। क्यों गलत हो गया बेटा? क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, इसका ऑब्जेक्ट गायब है। ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट कहां है? ऊपर वाला सेंटेंस देखो, आई सॉल्व्ड, बेटा ऑब्जेक्ट यहां पे तो है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन था ना, ये एक एक्स्ट्रा चीज है, इसको आप हटा भी सकते हो और रख भी सकते हो। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, वो एक्स्ट्रा चीज नहीं है, वो एक जरूरी आइटम है, आइटम है जरूरी। तो रिफ्लेक्सिव जरूरी होते हैं और एम्फेटिक आपके एक्स्ट्रा होते हैं। इसीलिए ऐसे ही थर्ड सेंटेंस देखोगे, अगर यहां से आप देमसेल्व्स को हटा भी दो तो दे कट द ट्री, उन्होंने पेड़ को काटा, और दे कट सिर्फ इतना लिखेंगे तो गलत है। तो रिफ्लेक्सिव का और एम्फेटिक का एक बहुत खूबसूरत सा ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी भाई आपको पता होना चाहिए। बात क्लियर है भाई? किसी बच्चे को अगर कोई डाउट अभी भी है तो पूछ सकता है, कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप पूछिए, शौक से पूछिए, धूमधाम से पूछिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग डाउट पूछें, मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछें कि एकदम पसीने छूट जाएं। बताएंगे भाई? बेटा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर देम सेल्व्स ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? अरे घनचक्कर, यही तो बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप में ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। कल से यही बता रहा हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। ये बात कितनी बार मैंने रिपीट करी होगी आपके सामने, बहुत बार रिपीट करी है। इसीलिए ये मत कहो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कैसे हुआ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ही होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ही होता है। इम्फेटिक प्रोनाउन एक्स्ट्रा चीज होती है, वो इम्फेसाइज करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये मत कहिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे हुआ, ऑब्जेक्ट कैसे हुआ। और एग्जांपल दे देता हूं भाई आप लोगों को। और एग्जांपल्स दे देते हैं। देखो भाई, जैसे कि मैंने लिखा, अब आपको बताना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। आई ड्रैंक माई सेल्फ, आई ड्रैंक माई सेल्फ द कोल्ड ड्रिंक। बताओ भाई, सही है या गलत है? एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई आई admitted myself to the hospital, या to hospital
हॉस्पिटल। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई एडमिटेड माई सेल्फ द मिस्टेक। देखो भाई, 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझने की जरूरत पड़ेगी भाई ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। देखो, आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ड्रैंक आपकी वर्ब है। अब आप कहोगे आई ड्रैंक क्या? माई सेल्फ। आपने खुद को पी लिया। अबे कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो क्या जो खुद को पी लिया? नहीं पी सकते। नहीं पी सकते तो मैं कह सकता हूं आई ड्रैंक माई सेल्फ, नहीं लिखेंगे बेटा। आई ड्रैंक क्या? आई ड्रैंक क्या? आई ड्रैंक द कोल्ड ड्रिंक। आपने कोल्ड ड्रिंक पी, ठीक है इसको, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। आपने कोल्ड ड्रिंक पी, आपने वो नहीं पिया। एक सेकंड रुकेंगे। आ जाओ भाई। अच्छा, एक तो ये, इसको एक बार स्पेलिंग थोड़ी सी करेक्ट कर लेंगे यार। बताओ, कोल्ड ड्रिंक मैंने थोड़ा सा गलत तरीके से लिख दिया। इसको ऐसे लिखा जाता है, कोल्ड अलग लिखा जाता है बेटा, और ड्रिंक अलग लिखा जाता है ना, इसको ऐसे लिखेंगे। तो बेटा आप कोल्ड ड्रिंक पिया, आपने आपने खुद को नहीं पिया, आपने कोल्ड ड्रिंक पी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। बेटा अगर ऑब्जेक्ट गिवन है, इसका मतलब है ये जो माई सेल्फ आपने लगाया ये गलत हो गया। इस माई सेल्फ को हम यहाँ नहीं लगा सकते। अगर इस माई सेल्फ को आप यहाँ नहीं लगा सकते तो फिर कहाँ लगाओगे? तो ये देखिएगा, माई सेल्फ को लगाया जा सकता है भाई कहाँ पे? माई सेल्फ को जो लगाया जा सकता है वो लगाया जा सकता है यहाँ पे। तो आप इसको लगा सकते हो, आई माई सेल्फ ड्रैंक द कोल्ड ड्रिंक। मैंने कोल्ड ड्रिंक को खुद से ही पी लिया, किसी ने मुझसे कहा नहीं, मैंने खुद से ही पी लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आई एडमिटेड माई सेल्फ टू हॉस्पिटल। अब एक बात बताइए, आई एडमिटेड, भाई हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, किसको एडमिट कराया? खुद को ही। भाई मान लीजिए मेरे हाथ में जैसे भी चोट लगी है, मैं अभी हॉस्पिटल जाता हूँ और कहता हूँ भाई देखो मेरी उंगली ज्यादा चोटिल है, मुझे एडमिट कर लीजिए। तो मैं फिर घर पे आके फोन करूंगा, क्या मतलब घर पे फोन करूंगा तो क्या कहूंगा कि मैंने खुद को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है या कर दिया है, ऐसे ही तो कहूंगा। तो हॉस्पिटल में खुद को एडमिट कराने की बात है तो मैं कहूंगा ये बेटा आपका वर्ब है, और अगर ये वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट ये है। तो अब की बार माई सेल्फ आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसको एडमिट कराया? खुद को। और कहां पे एडमिट कराया? हॉस्पिटल में। तो यहां पे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो अब की बार ये करेक्ट है। आगे, आई एडमिटेड, किसको एडमिट कराया? खुद को। और क्या एडमिट कराया? गलती। क्या मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं? नहीं बेटा, देखो एडमिट के 2 मीनिंग होते हैं। एक एडमिट का मीनिंग होता है जैसे भर्ती कराना, और एक एडमिट का मतलब होता है कुछ मान लेना, स्वीकार कर लेना। तो अब की बार यहां पे हम कह रहे हैं कि मैंने एडमिट कर ली। क्या एडमिट कर ली? भाई गलती एडमिट कर ली, तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट आ रखा है तो बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंफेटिक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नहीं आ सकते। फिर उसको कहां लिखते हैं? यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, आई माई सेल्फ एडमिटेड द मिस्टेक। आई माई सेल्फ एडमिटेड द मिस्टेक, मैंने मिस्टेक को खुद से ही कर लिया। ठीक है भाई, ये चीजें हैं। देखो अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक में रहता है बहुत बाकी, बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मैं अभी अभी नहीं ले पाऊंगा यार। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेरे को खांसी आ रही है, गला आवाज़ नहीं निकल रही है। ठीक है, आई होप आप समझ सकते हैं। मैंने फिर भी थोड़ी सी क्लास आपकी इसलिए ली, नहीं तो आपको लगता है कि मास्टर आके बहाने बना रहा है बस और क्लास कैंसिल कर दी। बिल्कुल नहीं था कि क्लास लूँ, बट सिर्फ इसीलिए क्लास ली है कि एटलीस्ट आपको कुछ पढ़ा के चला जाऊं। थोड़ी सी चीज़ें पढ़ा दी हैं, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक को कल ख़त्म कर दूंगा। आई होप आप समझ पाएंगे कि तबीयत डाउन है, इसीलिए मुझे बीच में ही रोकना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम और ये सब हो रखा है।
अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं मतलब जा सकता हूँ थोड़ा सा दवा लेके, और मुझे रेस्ट करना है जिससे कि मैं 2 बजे की क्लास पूरी एनर्जी के साथ में ले पाऊँ। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो ही मैं जाना चाहूँगा, अगर आप मना करेंगे तो मैं कोई नहीं, आगे पढ़ा लूँगा भाई। मैं चाहता हूँ कि अभी टैबलेट लिए, सर पूरा मेरा घूम रहा है, तो मैं थोड़ा सा देर आराम कर लूँ। ठीक है भाई, तो आज के लिए भाई बहुत थोड़ा सा रखा मैंने, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बाकी आज थोड़ी सी एनर्जी भी कम लग रही है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कम एनर्जी के साथ पढ़ाऊँ। कम पढ़ाएं लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं, जिससे कि आपको सब याद हो जाए, सब आपका क्लास में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।